तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना, हमास के लड़ाकों को सरेंडर करने के लिए कहा। वहीं गाजा सिटी सेंटर और वहां की संसद पर अब इजराइल ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ, अभी अभी इजराइल हमास जंग को लेकर ये बड़ा अपडेट आ रहा है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक इजरायली सेना आज बुधवार को सुबह तड़के गाजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। अस्पताल के अंदर कुछ जगहों पर सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच अभी भी जंग जारी है। इजराइल ने हमास संगठन से सरेंडर करने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें, अभी हाल ही में इजराइल ने दावा किया था कि इसी अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। यूएन के मुताबिक इस अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो कई लोग ये कह रहे थे कि इजराइल अस्पतालों पर या ऐसी जगहों पे हमला क्यों कर रहा है जहाँ पे आम जनता है, तो आपको बता दें अभी हाल ही में इसको लेकर इजराइल ने दावा किया था कि हमास फिलिस्तीन के आम लोगों को एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपने ठिकाने ऐसी जगहों पर बनाए हैं जहाँ पे आम आदमी रहता ही है, जैसे एक अस्पताल के नीचे या ऐसी जगहों पर जहाँ पे आम जनता रहती है। तो आज की ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीन के गाजा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है अल शिफा नाम का, उसमें जब इजरायली सेना घुसी तो वहाँ पे हमास के कई लड़ाके मौजूद थे और अब दोनों में जंग जारी है। यानी कि हमास के लड़ाके सच में हॉस्पिटल में मौजूद थे। हालांकि अभी हाल ही में इजराइल ने जो दावा किया था कि इस वाले अस्पताल के नीचे यानी कि बेसमेंट में हमास का हेडक्वार्टर है, इसका मेन एरिया है, तो इसकी जानकारी अभी आना बाकी है कि इजराइल का ये दावा कहाँ तक सच साबित होता है। लेकिन ये बात सच साबित हो गई है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके मौजूद थे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, मैं इसके बावजूद भी मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि कुछ हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में आम जनता की और खास करके बच्चों की जान को दाव पे लगाया जाए और उनकी जान ले ली जाए या उनको अपाहिज कर उनको जिंदगी भर की परेशानी दे दी जाए। आसान शब्दों में कहें तो कहना ये है कि इजराइल कई तरह के तकनीकों से लैस है, उसके पास एक अच्छी खासी आर्मी है, तो थोड़ा समय लगाकर इस काम को आसानी से कर सकता है कि जंग में केवल हमास के लड़ाके मारे जाएं या पकड़े जाएं और आम जनता की जान कम से कम जाए। इजराइल के बारे में हमारा ये कहना है। तो वहीं दूसरी ओर अब ये भी बात साबित हो गई है कि इजराइल ने जो कुछ दावे किए थे हमास के लड़ाकों को लेकर कि वो लोग जानबूझकर आम जनता को ढाल बना रहे हैं, तो ये भी बात अब सच साबित हुई है। क्योंकि अभी इस समय जिस समय इस न्यूज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस समय अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाके और इजराइल के सैनिकों के बीच जंग चल रही है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कहा कि सेना का उत्तरी गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है। यानी कि गाजा पट्टी का जो उत्तरी वाला हिस्सा है अब उस पर पूरी तरह से इजराइल का कंट्रोल है। हालांकि हमास के लड़ाके जमीन के अंदर जो सुरंग बने हुए हैं उसमें छुपे हुए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने आगे कहा, लेकिन हमने उन सुरंगों की पहचान कर ली है। इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने गाजा सिटी सेंटर और जो वहाँ की संसद है उस पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं दोस्तों एक और अपडेट के मुताबिक इस पूरी जंग में एक और नया मोड़ आया है। सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसको लगभग 40 दिन हो चुके हैं। इन 40 दिनों के दौरान गाजा में अब तक 11,300 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इजराइल में करीब 1200 लोगों की जान गई थी हमास के हमले में। फिलहाल जो नया मोड़ आया है वो ये है कि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग के बाद भी गाजा पर अपना कब्जा चाहते हैं। इसकी वजह से अरब देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो बात ये है कि अमेरिका चाहता है कि जो फिलिस्तीन की अथॉरिटी है यानी कि फिलिस्तीन का जो दूसरा वाला हिस्सा है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो अथॉरिटी है, तो गाजा को उसी अथॉरिटी को सौंप दिया जाए। लेकिन जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो न सिर्फ गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं बल्कि वहाँ का पूरा कंट्रोल भी अपने हाथ में चाहते हैं। तो इसी की वजह से अब अरब देशों को ये लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिका की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे में ये बड़ी आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा होगा। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले कई बार इजराइल ये कह चुका है कि हम गाजा पट्टी पे कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक नया मोड़ आया है। फिलहाल गाजा का ताज़ा हाल ये है कि इजराइल के सैनिक जगह जगह पे जाकर वहाँ पे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ भी उन्हें शक होता है कि हमास के लड़ाके हो सकते हैं तो वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। हमास के लड़ाकों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। यानी कि अभी इस समय जो भी हमास के लड़ाके हैं वो छुपे हुए हैं। देखिए अगली खबर, पीएम किसान की 15वीं किस्त आज जारी करेंगे पीएम मोदी। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 2-2 हजार रूपए। कुल रकम 17,000 करोड़ की होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 15 नवंबर 2023 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। झारखंड से वर्चुअल माध्यम से देश भर के 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रूपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले बीते जुलाई के महीने में किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की गई थी। तो जो भी किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं तो अपनी किस्त के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि पैसा आया या नहीं। इसके लिए आपको पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो है pmkisan.go.in। देखें अगली खबर, पाकिस्तान में हिंदू लड़की की इज्जत लूटी गई। बचने के लिए आरोपी ने पहले हिंदू लड़की का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, फिर उससे कर ली शादी। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ
अत्याचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच सिंध में रहने वाले हिंदू परिवार को लगातार बीते कुछ सालों से निशाना बनाया जा रहा है। आलम यह है कि इन हिंदू परिवारों की लड़कियों को अगवा कर इज्जत लूटी जाती है। उसके बाद कानून से बचने के लिए उनका जबरन धर्म बदलवा दिया जाता है, यानी कि वो मुसलमान हो जाती हैं और उनसे शादी कर ली जाती है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला एक बार फिर सिंध के मीरपुर खास से सामने आया है। वहाँ हिंदू परिवार की लड़की को बीते महीने अगवा कर लिया गया था। इसे अगवा करने वाला अली मर्दान था। परिवार पुलिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने भी कोई खास मदद नहीं की। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को अली मर्दान ने अगवा कर फिर अयूब सरहंदी के पास परोस दिया। उसने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर जबरन इस्लाम कबूल करवाया। इसके बाद अली मर्दान ने ही बेटी के साथ जबरन निकाह भी कर लिया ताकि पुलिस से बचा जा सके। आसान शब्दों में मामले को समझे तो इज्जत किसी और ने लूटी, लेकिन पूरा आरोप खारिज करने के लिए शादी उस व्यक्ति ने कर ली जो उसे अगवा करके लेकर आया था। देखिए अगली खबर। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर आया ताज़ा अपडेट। 76 घंटे से 40 मजदूर धंसी हुई टनल में फंसे हुए हैं। आज सेना की हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई जाएगी। इसी बीच बाहर नाराज मजदूरों की पुलिस से झड़प हो गई है। हम आपको ये ताज़ा अपडेट और लाइव अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते 12 नवंबर की सुबह 4 बजे यानी कि सुबह एक बन रही टनल धंस गई। पिछले 76 घंटे से 40 मजदूर इसी धंसे हुए टनल यानी कि सुरंग में फंसे हुए हैं। बताया गया है सभी मजदूर सुरक्षित हैं, क्योंकि इन सभी को पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पानी साथ ही में दवाई वगैरह पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पे खुदाई वगैरह की जा रही है, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया है। इसी की वजह से आज हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई जाएगी। देखिए अगली खबर। 115 शहरों में शुरू हुई जियो एयर फाइबर की सर्विस। सितंबर के महीने में कंपनी ने इसे 8 शहरों में लॉन्च किया था। 599 रुपए में मिलती है 30 MBPS की स्पीड। जी रिलायंस जियो की एयर फाइबर सर्विस देश के 8 राज्यों के 115 शहर में शुरू हो गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश के शहर शामिल हैं। कंपनी ने इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी है। इससे पहले ये सर्विस 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये 8 राज्यों के 115 शहरों में शुरू हो गई है। बाकी आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जियो एयर फाइबर सर्विस एक इंटरनेट की सर्विस है जो कि ब्रॉडबैंड की तरह काम करती है, यानी इसके जरिए आप अपने घर में इंटरनेट की सर्विस ले सकते हैं। आपको इसकी अधिक जानकारी जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, या अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है तो इससे जुड़े आपको कई वीडियो YouTube पर ही मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, दूसरे ब्रॉडबैंड के मुकाबले जियो एयर फाइबर की एक खासियत है, वो है इसकी पोर्टेबिलिटी, यानी कि यूजर इसे किसी भी लोकेशन पे लेके जा सकते हैं, यानी कि जो एक डिवाइस है आप उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। उसके बावजूद भी स्पीड आपको काफी अच्छी मिलेगी, जैसे कि ब्रॉडबैंड में मिलती है। देखिए अगली खबर। क्या आप जानते हैं नरक यानी कि जहन्नम एक नहीं कई तरह के होते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक यानी कि सजाएं असहनीय और बेहद ही कठोर बताई गई हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ यानी कि किताब गरुड़ पुराण में कई इलाकों में से 36 तरह के नरकों यानी कि जहन्नुमों की जानकारी दी गई है। जिसका जैसा कर्म होता है उसे वैसे ही नरक में डाला जाता है। बताया गया हिंदू धर्म की किताब गरुड़ पुराण के मुताबिक एक नरक ऐसा है जिसका नाम महाविची है। ये नरक खून से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे कांटे हैं। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो गायों की हत्या करते हैं। इसी किताब के मुताबिक एक और नरक है यानी कि जहन्नम, जिसका नाम है महाभीम। ये नरक सड़े हुए मांस और खून से भरा हुआ है। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपनी जिंदगी में मांस खाते हैं और शराब पीते हैं। इसी धर्म ग्रंथ के मुताबिक एक और नरक है जिसका नाम है 80 पत्रवन। इस नरक में 7 सूरज है जो कि हमेशा उगे हुए रहते हैं और तेज धूप देते हैं। इसमें मांसाहारी बड़े बड़े दांत वाले कुत्ते हैं जो पापियों को काटते हैं। इस नरक में तलवार की तरफ पत्ते गिरते रहते हैं। बताया गया इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो इंसान धर्म के नाम पर ढोंग करता है, वेद और ग्रंथ पर उंगली उठाता है या उन्हें गलत कहता है। गरुड़ पुराण के ही मुताबिक एक और नरक है जिसका नाम है तिलपाक। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो दूसरों को सताते हैं यानी कि परेशान करते हैं। ऐसे ही एक और नरक है इसी किताब के मुताबिक तैलपाक नाम का। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। बताया गया ऐसे लोगों को तैलपाक नाम के नरक में कढ़ाई में पकाया जाता है। वहीं इसी किताब के मुताबिक एक और नरक है जिसका नाम कुडमल है। बताया गया जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में पंच यज्ञ नहीं करता है, यानी जो 5 तरह के यज्ञ नहीं करता है, उन्हें मल यानी के गूं और मूत्र यानी के पेशाब और खून से भरे नरक में डाल दिया जाता है। पंच यज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसका मतलब होता है वेदों और धार्मिक किताबों को पढ़ना और उन्हें दूसरों को पढ़ाना, ईश्वर का ध्यान करना और हर रोज धार्मिक किताबों का पाठ जरूर करना। इसके अलावा गायत्री मंत्र के जप करने से ब्रह्म यज्ञ पूरा होता है। पंच यज्ञ में दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। इसका मतलब होता है देवताओं का पूजन और घर में हवन करना, मतलब हर घर में देवी देवताओं की नियमित रूप से पूजा और हवन होना चाहिए। ऐसे पंच यज्ञ में तीसरा है पितृ यज्ञ। इसका मतलब होता है तर्पण और मरे हुए पूर्वजों जैसे बाप दादा वगैरह का पिंड दान करना और श्राद्ध करना। पिंड दान का मतलब है अपने मरे हुए पूर्वजों के नाम पर भोजन दान करना। हालांकि इसका एक खास तरीका
तरीका है। ऐसे ही पंचयज्ञ में चौथा है भूत यज्ञ। इसका मतलब होता है अपने अन्न यानी कि खाने में दूसरे प्राणियों को शामिल करना, जैसे कुत्ता, कौवों, चींटी, कीड़ों और बाकी जीवों को खाना खिलाना। इससे मोक्ष प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। ऐसे पंचयज्ञ में पांचवा है अतिथि यज्ञ। इसका मतलब होता है अतिथि यानी मेहमान का प्यार, मोहब्बत और इज्जत से सेवा करना। मेहमान के आने पर पहले भोजन यानी कि खाना मेहमान को खिलाना, फिर बाद में घर वालों को खाना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक तामिश्र, असीपत्र, महापाई समेत कई तरह के नरकों का यानी कि जहन्नुमों का जिक्र मिलता है। बताया गया है इन सभी नरकों को लोगों के कर्म के हिसाब से बनाया गया है और जो जैसा कर्म करता है उस पापी को उसी में डाला जाता है। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में हजारों नहीं बल्कि लाखों नरकों की जानकारी मिलती है जो कि पापों के हिसाब से बांटी गई है। हालांकि आपको बता दें यहाँ बताई गई सभी जानकारी केवल मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। ये बात ध्यान रखें। हमारा चैनल सब कुछ सीखो जानो या मैं किसी भी तरह की मान्यता और जानकारी की 100% पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता पर अमल करने से पहले उससे जुड़े एक्सपर्ट से सलाह लें। तो इस दुनिया भर में जो भी इंसान है, खास करके हिंदू धर्म के मानने वाले, तो उनको इन सभी चीजों का ख्याल करना चाहिए अगर वो भगवान में या धर्म में मानते हैं। हालांकि आपको बता दें किताबों में सजा बताते समय इंसानों की बात की गई है। अगली खबर में न कोई है बीमा पॉलिसी, बैंक खाते में है केवल 574 रूपए। जो भी मिला जुला धन है वो FD में है, उसकी भी रकम काफी कम है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। उनके पास अब कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि उनकी पॉलिसी का समय पूरा हो गया है। पॉलिसी से जो धन उन्हें मिला है उसे उन्होंने FD खाते में डाल दिया है। नई घोषणा के अनुसार उनकी संपत्ति में एक FD, एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र शामिल है। इस साल 31 मार्च तक उनके पास SBI की गांधीनगर शाखा में FD खाते में यानी कि फिक्स डिपॉजिट खाते में 2,47,00,000 रुपए थे। इसके अलावा उनके पास 14,500 रुपए हैं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के नाम से। इसके अलावा उनके पास 20,000 रुपए के बॉन्ड हैं। वहीं PM मोदी के बैंक खाते में केवल 574 रुपए हैं। तो PM मोदी की कुल संपत्ति यही है। PM मोदी के पास अपना कोई घर या कोई वाहन वगैरह भी नहीं है या जमीन वगैरह। साथ ही में PM मोदी पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। देखिए अगली खबर। दीपावली पर मथुरा की आतिशबाजी मार्केट में लगी आग, 15 लोग झुलसे, 4 की हालत गंभीर, 12 बाइकें जल गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। देखिए अगली खबर। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के देश छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई। आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर है। तालिबान ने कहा, अभी हाल ही में पाकिस्तान को तालिबान ने कहा था कि उतना ही बोएं जितना काट सके। जी हाँ, पाकिस्तान ने वहाँ रहने वाले अफगान नागरिकों के लिए देश छोड़ने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि वो अवैध तरीके से देश में रह रहे 17 लाख अफगानियों को हर हाल में निकाल कर रहेगा। हालांकि सभी मुस्लिम हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये अवैध तरीके से, गलत तरीके से हमारे यहाँ रह रहे हैं। इसी की वजह से इन्हें अब देश छोड़ना ही होगा और 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है। देखिए अगली खबर। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा तोहफा। अब गेहूं, चावल, दाल के साथ सरसों का तेल और चीनी भी मिलेगी। साथ ही में बीजेपी पार्टी की ओर से 900 रुपए में आने वाला घरेलू गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भाजपा द्वारा एक संकल्प पत्र जारी किया गया है कि अगर उनकी सरकार वहाँ पे बन जाती है तो वो वहाँ के लोगों को यानी कि बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों को केवल 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देगी। इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं, दाल, चावल जो मिल रहा है, इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और शुगर यानी कि चीनी भी दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।